चलो जी। तो देखो, तो अभी जो बैच ही हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें बाकी आप लोग तो जो गेट का बैच है उसके भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और जो गेट में क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी मैंने हटा दिया था, फिर मैं ऐड कर दूंगा जो पिछले साल के है ना, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। तो पिछले साल वाले जो जैम गेट, क्योंकि देखो बेसिक ठीक करना है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। सो ये वाला पार्ट अभी पवन सर करवा रहे थे है ना, ये वाला पार्ट अभी। सो वो कंटिन्यू करेंगे अभी। मे बी आज शायद उनकी क्लास नहीं होगी। सो जब क्लास अभी होगी तो उसमें ये डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये पार्ट पवन सर कराएंगे, फिर आगे यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। और मैं ये वाला पार्ट यहाँ तक मैं है ना एटलीस्ट यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर बाकी और पार्ट है और दूसरे फैकल्टीज आपको है ना करवाएंगे। सो ये हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आज मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाला पोर्शन अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कुछ क्वेरी हो अभी तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना अभी, जिनको अगर कुछ पूछना हो तो। बाकी एग्जाम निकलेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से, थ्योरी ज़्यादा जानना ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। सो सर ये दूसरा बैच है? हाँ हाँ, तुम्हारा बैच खत्म हो गया, आज 6:30 से 8 ही था। ये नेट का बैच चल रहा है अभी 8 से 9:30, ठीक है ना। तो 8 to 9:30 अभी नेट शेड्यूल देखो, आज का शेड्यूल भेजा था ना। तो आज 6 to 8 ही थी क्लबिया वाली बैच, ठीक है ना। हम्म। तो भी ये नेट का बैच अभी है 8 से 9:30। चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो। तो बाकी जो पीवाई क्यूज हैं, पीवाई क्यूज आप सॉल्व करो, जैसे जो भी टॉपिक में कराता हूँ उसका सॉल्व करो। और जो आपसे क्वेश्चन ना हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी नेट के क्वेश्चंस हैं है ना, आपको गेट और नेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप में से ऐसे लोग होंगे जो गेट एंड नेट दोनों देना चाहते होंगे, तो आपकी गेट नेट दोनों एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए गेट एंड नेट दोनों का आपको पीवाई क्यू सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और जिनको गेट के लेक्चर्स लाइव अटेंड करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डेड भी है, वो भी देख सकते हो, क्योंकि समहाउ सीखना है। और सीख के आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर सको, ठीक है। सो इस तरह से है। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो पता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सैम्पल स्पेस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये सब तो आप जानते हैं, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स हैं, है ना। दीज आर सम बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बताओ। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक बार रिवीजन। देखो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे जो यहाँ पे कंटेंट थ्योरेटिकल तो वही है ना, जो जैम के कंटेंट ऑलमोस्ट जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सैम्पल स्पेस जैम बैच में अलग डेफिनेशन है, गेट बैच में अलग डेफिनेशन है, नेट बैच में अलग ऐसा थोड़ी है। क्योंकि सैम्पल स्पेस सेम ही है हर जगह। जो 11th 12th में आप पढ़ते थे तब भी वही था, बीएससी में वही था, एमएससी में वही है। चाहे जैम का एंट्रेंस हो, गेट का हो, नेट का हो, वही है। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा प्रॉब्लम के अप्रोच में, प्रॉब्लम के लेवल में, प्रॉब्लम के पैटर्न में, है ना। क्योंकि डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न है, तो वहाँ डिफरेंस आपको मिलेगा कि डिफरेंस क्या है। सो दैट विल बी द डिफरेंस एक्चुअली वहाँ क्रिएट होगा। कि क्वेश्चन नेट के क्वेश्चन थोड़े है ना डिफरेंट होते हैं, जो सी एस आई नेट वाले क्वेश्चन है वो गेट और जैम में कंपेरिजन में थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम पैटर्न अलग है। कि जनरली जैम और गेट में क्या होता है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। नेट में क्या है,
कि 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स और तुम्हारा वो आई थिंक है ना फर्स्ट पार्ट है। सो जो क्या बोलते हैं आपका जो सेक्शन बी होता है एग्जाम में, तो वो कितने मार्क्स के एक होते हैं, 3 मार्क्स वाले होते हैं ना, और जो सेक्शन सी वाले होते हैं वो 4.75 मार्क्स के होते हैं। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ होता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं नेट के क्वेश्चंस दैन गेट, इसलिए नेट एग्जाम में डिफिकल्ट दैन गेट, है ना। लेकिन थ्योरीज वही हैं, थ्योरीज वही हैं, कंटेंट्स वही हैं, आपको जस्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, नेट PYQs करने हैं। अभी नेट के असाइनमेंट मिलेंगे, नेट का टेस्ट अपलोड होगा, तो वो आप अटेम्प्ट करते रहिए, है ना। और बाकी साथ में जैम गेट के कंटेंट भी अगर आपको हेल्प करता है तो वहाँ से भी आप हेल्प लीजिए। और डाउट है तो डाउट डेली मैं 11 से 12 ले रहा हूँ, आप वहाँ ज्वाइन करके मुझसे 11 से 12 में डेली डाउट डिस्कस कीजिए रात को, है ना। ये है, बाकी ग्रुप में ही पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी डाउट फैकल्टी है वो आपको हेल्प करेंगे। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, चलो है। तो हम लोग ये वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं, ये पवन सर अभी कंप्लीट कराए थे आई थिंक, या अगर जो बात बाकी होगा वो खुद करवाएंगे ये वाला पार्ट। और यहाँ से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ, कोई बताओ सैंपल स्पेस का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या डेफिनेशन है, सैंपल स्पेस का क्या डेफिनेशन है। ये तो सब लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को जो इस लेवल पे अगर आप नेट दे रहे हैं तो। एनीवन टेल। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो एनी पॉसिबिलिटी कुछ भी आ सकता है, यानी कितनी भी बार हम इन्फिनिटी भी ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आप बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या बताता है, सो बुक में लिखा रहता है एन एक्सपेरिमेंट। अब ये डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, सिंपल ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स यू नो, बट एग्जैक्ट आउटकम जो आने वाला है एक्सपेरिमेंट के बाद दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, है ना। सो पॉसिबल आउटकम्स यू हैव और पॉसिबल रिजल्ट्स यू हैव, बट एग्जैक्ट आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये चीज़ है। सो ठीक है ना, यही है सिंपल। कंटेंट तो वही सेम ही है, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट an experiment in which all possible results are known in advance, है ना। so are known in advance but outcome, outcome मतलब result of the experiment, है ना, cannot be predicted in advance, है ना। outcome of experiment cannot be predicted in advance, यही है। एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ये भी लिखा रहता है, एंड इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, यही है। सो सिंपल है ना, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस एंड दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ये होगा। दिस कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हैं, लाइक टॉसिंग अ क्वाइन, और है ना, सो टॉसिंग अ क्वाइन, थ्रोइंग अ डाई, इस तरह से, तो ऐसा हो जाएगा थ्रोइंग अ डाई, या और भी ड्राइंग अ कार्ड, या डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस में आते रहते हैं तो आप देखते हैं, तो उस तरह से है। अगला जैसे वर्ड आता है, नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस, जो सिलेबस में लिखा हुआ है सैंपल स्पेस। कैसे डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस आप लोग, कोई बताओ सैंपल स्पेस क्या। ओमेगा। हम्म, हाँ ओमेगा तो नोटेशन है, डेफिनेशन क्या है। All possible outcome of an event is known as sample space. इवेंट, इवेंट तो कुछ और होता है। State of all possible outcomes of a random experiment. हाँ है ना, तो यहाँ पे सिंपल है कि
और ये भी तब है जब आपका सिग्मा फील्ड नहीं बता रखा है। सिग्मा फील्ड आएगा तो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। सो ये होगा हमारे पास कि अभी के लिए कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये होगा। फिर एक वर्ड आता है इवेंट। इवेंट को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवेंट? Subset of sample space. हाँ, एनी सबसेट ऑफ। Combination सो of अभी के outcomes. लिए सिंपल है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये है। अभी आगे एक वर्ड आएगा सिग्मा फील्ड, है ना। सिग्मा फील्ड या इसी का नाम है सिग्मा अलजेब्रा। ये क्या होता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में ये आएगा, है ना, व्हेन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी तो उसमें ये आएगा। कोई बताइए क्या डेफिनेशन है सिग्मा फील्ड का या सिग्मा अलजेब्रा का? हाउ डू वी डिफाइन सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, वही चीज है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? A class of sets closed under complementation and their countable intersections or unions. Okay, so it is a class of, or it is a set of subsets of omega. So omega generally we define it, है ना, will denoted by, it is denoted by omega, ठीक है ना, इसको denote. So sigma field is the class or the set of subsets of omega that will contain, है ना, that will contain an empty set or empty event. It is closed under closed under complement and closed under countable union. So है ना, what you are saying was also fine, countable intersection, all that. So simply अगर मैं definition लिखूं तो let's say if I denoted by G से मान लो denote करता हूं, so a set of subsets of omega, है ना, so a set of subsets of omega is called sigma field. So this is sigma field if and only if it satisfies three conditions, है ना. The first condition is the phi must belong to इसका नोटेशन क्या लिखूं? So let's say I name it G for example. So हाँ G ठीक है, a set G of set है subsets of omega is called sigma field if and only if phi belongs to G, ये होगा. And second, G is closed under complement, and the third condition is, so G is closed under countable union. यही है. So a set G of subset of omega is called sigma field if and only if empty set belongs to G. G is closed under complement and G is closed under countable union. So there is sigma field or sigma algebra. There is a word just algebra or field. So this field is somewhat different than the field in the linear algebra. Okay. So this field is in like major theoretic sense. So field or algebra. So anyone tell me what is the difference between sigma field? Like it is definition of sigma field. So what will be definition of field or algebra?
how they are different from each other? Anyone try? किसी को आइडिया है तो? फील्ड और सिग्मा फील्ड में क्या डिफरेंस है और हाउ आर दे डिफरेंट? Closed under finite union. Yes, closed under finite. The same definition actually. Just difference is here it is allowed countable union and they are just finite union. Yeah. Yes, yes, जी सही कह रहे हैं ना. So they are closed under. So countable union की जगह finite union होगा. So like a set or class. So a set G of subsets of omega. So a set G of subsets of omega. This is filled, or you say algebra, if and only if the first condition is phi must belong to G, and the second condition is, so G is closed under complement, and the third condition is G is closed under countable, not countable, finite union here. ठीक है? So what we are considering here, if we choose finite number of subset from set omega, finite number of subsets of omega, then the union must belong to the same set. And if you take countably many, then like that. So let's write one example. You can write just one example, you can write. So let's say we have a sample space. So when we roll a die, so sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if I write some set like G1, let's say phi and omega, G2 is phi, and let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this omega. Okay. So now G3 if we write, so it will be like मान लो कुछ और लिख देता हूं मैं. So 1, so question is, out of these three sets what I have given, G1, G2, G3, which are algebra or sigma algebra? Because when omega is a finite set, so when this omega is a finite set, in this case sigma field and field are the same, actually they will be same. So question is, इनमें से जो तीन है कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है कौन सा नहीं है? So G1, G2, G3 ना, or we can write the next one I can write. So total number of subsets, so total number of subsets of omega is 2 raised to power 6, which is 64. है ना? 2 raised to power 6, 64. So है ना, as many as you want, you can take one subset, two subset, three subset, four subset, or as many as you want. You can make different set of subsets. Now you have to check whether it is sigma algebra or not. So to check you have to है ना, so if you want to check whether it is algebra or filled, so you have to check three conditions. Empty set should be there, and G should be closed under complement,
and then G is closed under finite union. If you are checking whether it is a sigma field or not, then you have to check three conditions. Just empty set should be there. It is closed under complement, means if you choose one set from the set G, so their complement must be there in G. And the next is the G is a closed under countable union. So if countable number sets, if you choose from G, then their union must belong to the same set. So now let's say G4 is power set, है ना, power set of omega. So G4 is a power set of omega. So tell me, which are the sigma field out of these four? Which are sigma field? G2 and G3. Okay, why G2 is not a sigma field? So there are four now. So out of which, how many are sigma field? Whether all or none or one, two. any? G1 is a sigma field, trivial sigma field. G2 is a sigma field. G4. G3 भी है sir. Why G3 is not sigma field? Yeah, those who think. 3 complementation of 3. 3 complement is not there. There it is. Yeah, this complement is here. Yeah, exactly. It's fine. So all are sigma field actually. So they are sigma field. Oh. G1, G2, G3, G4. They all are sigma field. Okay. सर ये जो G4 है ना वो पावर सेट ऑफ ओमेगा, ये डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी सेट अवेलेबल नहीं है ना सर, कैसे बोलेंगे इसको? नहीं, पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो इसमें सारे सबसेट अवेलेबल है. सो अगर आप एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट? सो एम्प्टी सेट हर सेट का Yes, sir. सबसेट है. तो इसमें एम्प्टी सेट भी तो होगा क्योंकि एम्प्टी सेट भी तो ओमेगा का सबसेट है. एम्प्टी सेट क्यों नहीं होगा इसमें? ठीक है एम्प्टी सेट सर, भी तो होगा. ठीक है ठीक है. So it contain all subsets. का मतलब है कि set of A such that A is subset of omega. ऐसा होगा. So A is a subset of omega. ऐसा आ जाएगा. ठीक है जी. So just introduction to sigma field. अब मैं आगे आता हूँ. So what is definition of? जस्ट मैं बेसिक अभी डिस्कस कर रहा हूँ. So events हमने अभी डिफाइन किया. So events we have defined here. So यहाँ definition लिखा था a subset of sample space, but all subset may not be event if sigma field is specified. So है ना, when sigma field is not specified, so मैं फिर से definition repeat करता हूँ अब, ठीक है? So what is the sample space? So when sigma field is specified, तो सैंपल स्पेस विल बी एक्चुअली, तो मान लो ऐसा है, लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट So let omega be set of all possible outcomes of an experiment and G be a sigma field associated with omega, then the order pair omega and G is called sigma sample space actually. So this is the sample space. So when sigma field is not specified, so by default sigma field is the power set of sample space. And whenever sigma field is not given to you in any question, so there the silently the sigma field is obviously power set. Power set means set of all subsets of omega is the sigma field. Now when sigma field is specified, so है ना, so we defined omega and G, they will together define sample space. So what is definition of event now? So when sigma field is specified,
then all subset will not be event, है ना, जैसे शुरू में लिखा था हमने कि any subset of omega is an event. अगर सिग्मा फील्ड गिवन है तो any subset will not be a sigma field actually, है ना, any subset will not be any subset will not be event. So what will be definition of event now? So if I say let this be set of, the same thing I will repeat. So what is definition of event? ये स्टोरी रिपीट करते हैं and then how do we define event? Whether any subset omega is event now? Yes, yes. So only element of sigma field will be event actually. So now then जो elements होगा, elements of G will be event actually. Events. So जो भी है ना वो events होंगे. So only, that's why sigma field is also called event space. So like if you write, so sigma field is event space, है ना, so sigma field is called event space. कुछ पूछना है किसी को अभी इसमें? So when sigma field is given, only elements of sigma field are events actually, not all subsets are event. For example, so like we say, like I said, so a die is thrown, this is the experiment. देख लेना स्पेलिंग है ना. So die is thrown, this is the experiment. The outcomes, set of all possible outcomes are this, and if I specify a sigma field as phi 1 2 3 4 5 6 and omega, let's say this, है ना. So you know this has total number of subsets of omega is 2 raised to power 6, you know it is 64. But this experiment will have only 4 events. Why? Because only 4 elements are in, these only 4 elements are in G, है ना. So here E1 which is 5, E2 which is 1 2, E3 which is 3 4 5 6 and E4 which is omega. They are events. So only they are events. Rest are not events. So they are events actually. They are events. Okay. So only these elements are event, है ना. Only element of sigma field are events. Rest will not be event. Like omega has total 64 subsets, and out of 64 only 4 are the events here. 60 rest 60 will not be event. So here we cannot say all subsets of sigma field, sorry, all subset of omega is event. We cannot say this. So if sigma field is given, only elements of sigma field will be event actually. किसी को पूछना है कुछ? So just basic terminology मैं define कर रहा हूँ. So है ना. So we are defining as basic thing. Sample space, discrete probability. So discrete probability, they are just asking you. So classical definition of probability. Let's come to classical definition of probability. So what is classical definition of probability? How do we define probability? So probability के majorly 2 definitions हैं. One is the classical definition जो old definition है,
and then the modified one is the axiomatic definition of probability. So what is classical definition of probability? Anyone try? If there is finite number of outcome and every outcome is equally likely. Then number of favorable cases divided by total number of exhaustive cases. yes. So here it is. Here we have two restrictions, right? So let omega be set of all possible. So whenever we don't mention sigma field, so obviously the sigma field is the power set of omega, and in that case omega is the sample space and any event of omega will be event. Okay, because if sigma field you consider like power set of omega, so means all subsets are there in the sigma field, so all subsets are event, and that's why we say any subset is event actually. So let omega be set of all possible outcomes, and if we don't specify sigma field, then it is sample space actually, alone it is sample space. When sigma field is specified, then omega and sigma field together make sample space. Okay, so let omega be set of all possible outcomes, omega be set of all possible outcomes, or here we can say sample space. So there are two restrictions. Restriction is if omega is finite set and matlab omega contain only finite number of outcomes or finite number of result possible outcomes. So omega contains finite number of outcomes, and the second condition is each outcome of omega. So let omega is finite set. So omega is a finite set and each outcome of omega are equally likely. So let omega is a finite set and each outcome of omega are equally likely. Then अच्छा ऐसा मान लो let E is some subset of omega, है ना? So let E is some subset of omega. E is an event actually because sigma field is power set, then any subset is in the sigma field. So any subset of omega is event. So now what is probability of E? So we define probability as then probability of event E is defined as ratio of number of favorable outcome to the ratio of number of favorable outcomes to E and total number of outcomes and total number of in omega, है ना? So in short, if we write that is, so what we are saying that is
probability of event E is number of favorable outcomes to E upon total number of outcomes in omega. यही है. So number of favorable outcomes to E upon total number of outcomes in omega. This is a basic classical definition of probability. है ना? Sir, I have a doubt. Yeah, ask. Okay. Sir, here you defined omega, the set of all possible outcome as a sample space. So before you have mentioned omega, the tuple omega comma the sigma field as a sample space. So what is the difference between both, and is it the same actually? Because there you define along with the sigma field as a sample space. Yes, Here yes. you here only the omega itself is sample. So Yes. can you make it clear? Okay. Yeah, actually the difference is when G is power set of omega, when G is power set of omega, then you can say if G is a power set of omega, then alone you can say alone omega is the sample space. Okay. If G is not power set of omega, then it may be some, containing some subset of. So then in that case, you cannot say omega alone is a sample space. Then omega with G will be a sample space. Okay. So for example, let me tell you an example. So with example, if I write, so let's say, let me write the same definition. This and sigma field I take power set of, so it is power set of omega. Then here I can alone say omega is sigma sample space. But omega is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and G I define phi and omega. Let's say just this. Then you cannot say here. So here omega and G will make sample space. है ना? This omega is not some here omega is not sample space. Why? So this is called trivial sigma field, है ना? So when you have a trivial sigma field, then omega alone is a sample space. When you have a non-trivial sigma field, so when you have a sigma field other than the power set, then this pair will define sample space. Not alone omega will define a sample space. Okay, so like this. So you take any sigma field other than this, then this pair will define the sample space. This alone will not define a sample space. Okay. Now let's come to the next term. So this is discrete probability somewhat this. What is the independent event? Acha, before defining independent events, let me define axiomatic definition. So what is the axiomatic definition of probability? Axiomatic definition of probability. Again, the similar content you will find in the GATE batch also. So I'm teaching the same thing like I teach in GATE batch. So the only, what I said, the difference between NET and GATE batch is a type of questions, the level of the questions and a pattern of the questions, they are different. So if you ask what is difference between GATE and NET preparation, so GATE is easier exam than NET, and GATE have some different type of questions, pattern and level. NET has different type of questions, pattern and level. So you have to practice, है ना? So if you are not able to solve JAM and GATE question, then it is difficult you to solve NET level questions. So like they are the lower level. So if you want to crack NET, then you should have ability to solve JAM GATE question at least. And they are the basics actually. So if you are struggling with the basics, then how will you go to that level? So you have to make your basics clear. So okay, so we'll solve PYQs also once we do discuss theory then. So what is the axiomatic definition of probability? Anyone tell? So what is the axiomatic definition of probability? How do we define
axiomatic definition of probability. If there is infinite number of possible outcomes in sample space and they are not equally likely, then we apply axiomatic definition of probability. नहीं, even there are finite number of element in the sample space and even they are equally likely, still we can apply. So this is a modified version actually. So जैसे classical definition में क्या drawback था कि like if omega has infinite number of outcomes, so you cannot work with classical definition. If outcomes of omega are not equally likely, then you cannot work with classical definition. Then they modified this. So axiomatic definition can be applied anywhere, whether sample space has finite number of elements or infinite number of elements, whether elements are equally likely or not equally likely. In all case, so it can be used anywhere. Na? So axiomatic definition of probability can be used anywhere. ठीक है. So कुछ पूछना है किसी को? राहुल, कुछ पूछना है क्या आपको? So क्योंकि ये नेट का बैच है, मैं इसमें बहुत बेसिक चीजें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है सबने एमएससी ऑलमोस्ट कर रखे हैं. सो यू हैव अ गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और ये है बाकी बेसिक्स के लिए यू कैन गो थ्रू जैम लेक्चर्स, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं. दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट may not go through that, है ना. If you know everything, then why will you go to that? But those who want to improve, you may go through jam lectures, gate lectures, so that है ना you will have a better level for the basic thing. Okay. And those who know basic thing, they don't need to. Then you focus on problem solving. You can solve mock tests. So like ID password सबको मिल गया होगा. Mock test जो jam, gate, net तीनों different exam के upload हो रहे हैं. So आप अगर गेट का टेस्ट दोगे, जैम का टेस्ट दोगे, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा. यू विल बी बेनिफिटेड, है ना. आपका प्रैक्टिस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बेटर होगी एंड वो होगा. ठीक है. सो इसलिए कोई वो नहीं करना है कि लाइक है ना कि यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट ऑफ जैम ऑल्सो, गेट ऑल्सो, सो दैट विल इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. एंड एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ठीक होगी तो नेट एग्जाम इजीली निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जस्ट क्वेश्चन समझना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड. जस्ट यू ट्राई एंड देन हो जाएगा, है ना. बट मैं फिर से कह रहा हूँ, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सॉल्विंग जैम गेट क्वेश्चंस, देन इट इज डिफिकल्ट यू टू सॉल्व नेट क्वेश्चंस. मैं फिर बोल रहा हूँ. सो यू हैव टू हैव गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके सर, एक्सोमेटिक डेफिनेशन को स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं. एम्पेरिकल डेफिनेशन, एम्पेरिकल आई थिंक, स्टैटिस्टिकल ठीक है. एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पेरिकल तो मुझे लग रहा है कि वही था, क्लासिकल देखना पड़ेगा. अभी इसका डेफिनेशन बताओ, एक्सोमेटिक क्या है. सो वी डिफाइन थ्रू एक्सोमेटिक डेफिनेशन एक्चुअली. एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं एम्पेरिकल, आई थिंक वो क्लासिकल वाला ही है. सो दे आर डिफरेंट, ठीक है ना. सो वहाँ रेशियो लेते हैं ना. सो फ्रीक्वेंसी, यू काउंट द फ्रीक्वेंसी. एम्पेरिकल में क्या होता है, यू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो दे आर समवट रिलेटेड टू क्लासिकल. एक्सोमेटिक अलग है. कोई बताइए. तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन क्या होता है कि ये इसमें ये बताया गया है कि लाइक प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन. सो मैं ऐसा लिखूं कि लेट omega be set of all possible outcomes. Yeah, instead of writing again those things, I will just write कि let omega comma g be sample space. So let omega comma g be sample space, then a function.
So we call a set function. So a set function P. So what is the domain of probability function? Probability is a function actually, measure. So what is domain of, every function has some domain and range. So what is domain of probability function? What is the domain of probability function? Probability is a function. So what is domain? Yeah. So what axiomatic definition says कि P is the set function. Set function means what? So domain will contain sets. That's why. So elements of domain are sets only. So what are set of events? Sigma field. So actually probability is a function whose domain is sigma field. So domain is sigma field and codomain is 0 1. Okay. So P is the probability function. So we call it set function. बोला ना यहाँ set function. Set function क्यों लिखा? Because elements of G are sets. G is a sigma field. Sigma field is what? Set of subsets of omega that contain phi, that are closed under countable union, closed under complements. Okay. So elements of G are events. है ना? Elements of G are events and events are set. So that's why we call probability is a set function. So probability is a set function from G to this. So a set function P, this is called probability. This is called probability if and only if. So again there are few restrictions that P must satisfy to be a probability function, है ना? So ये जब satisfy करेगा तभी हम बोलेंगे कि ये probability function है. So probability is a function whose domain is sigma field, codomain or range. Range is 0 to 1 interval, and we call this function as a probability function or probability measure if and only if the first condition is probability of E must be more than equal to 0 for all E belongs to sigma field. The second condition is probability of omega must be 1, and the third condition is, so the third condition is, again I will encourage all of you to solve as many problems as you can solve, whether from JAN PYQ, GATE PYQ, NET PYQ, ISS PYQ or different level है ना, or any assignment DPPs. Solve this. If you have doubt, you join 11 to 12 PM doubt class every day. रात को मैं 11 से 12, वो कभी 1 बजे तक भी चलता है. आपके जब तक डाउट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक डाउट क्लास चलती है. सो 11 बजे जनरली स्टार्ट होता है, 11 सवा 11 में, वो रात को 12-1 बजे तक भी चलता है. ठीक है ना? तो जब तक डाउट ना कंप्लीट हो जाए. तो अगेन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है. सो यू मस्ट हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. आप हो सकते हैं टॉपर हो अपने क्लास के, हो सकते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, स्टिल मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा इफ़ यू डोंट हैव एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एग्जाम. चाहे आप थ्योरेटिकली कितने अच्छे हो, कितने किताब रट्टा मार लिए हो आपने चाहे 99% 100% MSc में लिया हो, इट डजंट इफेक्ट इन एग्जाम. हो सकता है आपका नेट में कट ऑफ क्लियर भी नहीं होगा. सो एग्जाम क्लियर होने के लिए यू शुड हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो आपसे सॉल्व होने चाहिए, है ना? कई लोग रट्टा मार के चलो मार्क्स ले आते हैं, MSc में टॉपर बन जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं. तो इट डजंट मीन कि उनका नेट में टॉप रैंकर होंगे. वो इट इज नॉट. एक एवरेज बच्चा टॉप रैंकर हो सकता है नेट में इफ दे हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना? सो दे नो व्हाट इज गिवन, हाउ टू सॉल्व, है ना? थ्योरेटिकली थ्योरम रट्टा मारने से, प्रूफ रट्टा मारने से एग्जाम नहीं निकलेगा, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना? जो गेट और नेट एग्जाम है वो थ्योरम के रट्टा मारने से थोड़ी निकलेगा, प्रूफ रट्टा मारने से थोड़ी निकलेगा. वहाँ तो प्रूफ आते ही नहीं नेट गेट पे. तो आपको सिंपली सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम. जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो पूछा गया वहाँ तक पहुँचना है. तो बीच में ज़रूर थ्योरम के स्टेटमेंट हेल्प करेगा, डेफिनेशन हेल्प करेगा, है ना? अप्रोच हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे सो दैट एग्जाम में कम टाइम में आप ये जान सको कि व्हाट अप्रोच टू बी अप्लाइड, है ना? व्हाट डेफिनेशन विल बी यूज्ड, व्हिच थ्योरम विल बी यूज्ड. सो फॉर दैट आपने जिन लोगों को एक्सपीरियंस है दे नो कि वेयर यू आर लैकिंग. सो वर्क ऑन दैट. और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट आपको उसके लिए बताना पड़ेगा मुझे. सो आप फ्रिक्वेंटली बताओ, है ना? जो भी फील करते हो यू टेल मी कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देन वी कैन डू दैट, है ना? ये चीज़ें हैं, बट आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा.
Okay, so next is the third condition is actually if E1 E2 डॉट 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 en है ना, मान लो इस तरह से, और मैं दे आर पेयर वाइज disjoint events. Okay, pairwise disjoint events, then probability of E1 union E2 and so on will be equal to probability of E1 plus probability of E2 and so on. ठीक है, इस तरह से है. So what they are saying, if E1 E2 and they are pairwise disjoint events, so what is definition of pairwise disjoint event? So ये लिखना पड़ेगा. Then union of probability of EIs will be equal to sum of probabilities of EIs. ठीक है, यहां तक हो गया ना. So हाँ तो ना, सी सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है ना, बिकॉज सी सेक्शन हैज MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है ना, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हैं, और 4.75 मार्क्स के हैं, तो आपको वहाँ पे टारगेट करना होगा ना. सो उसमें यू हैव टू बी गुड, एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे. वो समझना होगा ना, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा. वो तो आप PYQ सॉल्व करोगे, आपको समझ आएगा वेर यू आर लैकिंग, तो उस पर वर्क करो और उसमें बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ. सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन दैट डोमेन इज सिग्मा फील्ड, कोडोमेन इज 0 1, and P function must satisfy these three conditions. The first is probability of E should be more than equal to 0, probability of omega should be 1, and the E1 E2 this they are pairwise disjoint events. Then probability of union of EIs must be equal to sum of probabilities of EIs. ठीक है, सो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में दिखेगा अभी इस पे. अभी मैं ये डेफिनेशन, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट. सो कहीं पे वर्ड होगा पेयर वाइज डिसजॉइंट, एंड समटाइम्स दे राइट म्यूचुअली डिसजॉइंट, और अगर कहीं पे सिर्फ डिसजॉइंट वर्ड यूज्ड है, सो मींस इट इज म्यूचुअली डिसजॉइंट एक्चुअली, है ना. सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज disjoint means mutually disjoint. Okay, so है ना, so mutually disjoint, if they write just disjoint means mutually disjoint. So now the question is, what is definition, how we say like E1 E2 dot dot dot. let's say चलो फाइनाइट के लिए बात कर लेता हूँ. they are pairwise disjoint, they are pairwise disjoint if and only if. कोई बताइए तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, कब बोल सकते हैं we have, मान लो इनफिनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स we have E1 E2 E3, कब बोलेंगे ये pairwise disjoint है. If इंटरसेक्शन अगर empty आ जाए तो यहाँ पे है you take any two event, so pairwise ना, EI intersection EJ is phi for all I different than J, यही है. So ये सिंपल डेफिनेशन है, EI intersection EJ is empty set for all I intersection I is not equal to J. What is definition of mutually disjoint? E1 intersection E2 intersection dot dot En is equals to 5, then it is mutually disjoint. हाँ, तो सिंपल एक साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ पे होगा
कि E1 E2 E3 dot 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 dot, these are, so they are mutually disjoint or just disjoint. So mutually disjoint if and only if E1 intersection E2 intersection E3 dot dot dot, it will be empty set, है ना. ये क्या आ जाएगा, एक empty set आ जाएगा. दोनों में रिलेशन क्या है, which imply other, अभी मैं, है ना. So what is the relation between them? If any event is just pairwise disjoint, then it is mutually disjoint. है ना. सो अगर पेयर वाइज होगा तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने की गारंटी है. म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो जरूरी नहीं पेयर वाइज होगा. तो यहाँ पे सो पेयर वाइज गारंटी देगा म्यूचुअली का. पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना. सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है ना. सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू. सो कन्वर्स नॉट ट्रू है मतलब, है ना. सो लाइक देर मे बी म्यूचुअली डिसजॉइंट विच इज नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट. ठीक है. Sir, actually, it is mutually disjoint implies pairwise disjoint. I mean, is it correct? Have a doubt. Okay, let me give you example. So Okay. so A is a set 1 2, B is a set 2 3, C is a set 3 4. So you tell, I'm writing options. Option A B C R. So not options, here are the options. Pairwise disjoint but not mutually disjoint. So A B C are events, है ना. So let me consider omega as 1 2 3 4 5 6. So now A is 1 2, B is set 2 3 and C 3 4. So A B C are pairwise disjoint but not mutually disjoint, and B is mutually but not pairwise. And the third is neither of them, neither pairwise not mutually. And the fourth one is both. D number option. Both pairwise and दोनों हैं. चेक करो ठीक से. सो अच्छा एक काम करता हूँ, रुको रुको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ. नाउ आई चेंज द प्लान. नाउ इट इज 3 1. अब बताओ ठीक है. So now I change the set 1 2 2 3 3 1. So C is now containing element B. 3 1. So see, B. हाँ है ना. So now if we see, so A intersection B is 2, B intersection C is 3, C intersection A is 1. So what we are looking here, we are checking this thing. So if they are pairwise disjoint, then you choose any two event, they will have nothing in common. Okay, if they are pairwise disjoint means you choose any two set, there will be nothing in common. But what is here, AB has common 2, BC has common 3, CA has common 1. So means what,
सो दे आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना, नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट. If it was pair wise disjoint, then there should be nothing common in any two. So like if you take A intersection B, it must be phi. B intersection C, it must be phi. C intersection A, it must be phi. If they are pair wise disjoint, then what if mutually? So when we consider A intersection B intersection C, so mutually means all together. Disjoint we are talking, not independence. So you should know the difference between pairwise disjoint and pairwise independence. Mutually disjoint and mutually independence, they are different things. So A intersection B intersection C, here if you take intersection of all, you will get nothing in common, right? It is empty set. So we have nothing in common. A intersection B intersection C has nothing in common. So means A, B, C are mutually disjoint actually. Mutually disjoint. So it is mutually disjoint but not pairwise. And what about the last example I wrote? So I changed it now. So what I wrote last was A was 1 2, B was 2 3, and C was 3 4. Now see, so A intersection B has 2 common. अब देखो अगर ए बी पेयर वाइज डिसजॉइंट होता तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए था, एम्प्टी सेट, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है. तो जो पहले मैंने चेंज किया ना, बाद में 1 कर दिया था इसको, जो पहले लिखा था मैं उसकी बात कर रहा हूं. स्टिल दिस इंप्लाइज कि ए एंड बी आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना, या दे आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट ना. पेयर वाइज होता तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए था. सो नॉट पेयर वाइज, नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट. जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या फाई है, तभी तो म्यूचुअली डिसजॉइंट था, तभी ऑप्शन सेम ही होता. बिकॉज अगर एबीसी पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा ना, देन यू चूज एनी पेयर, इंटरसेक्शन विल बी नथिंग, सो इट विल नथिंग इन कॉमन. तो इवन इस एग्जांपल के लिए भी, तो जिनका डाउट था क्लियर हुआ. सो हु वर स्ट्रगलिंग? Yes, sir. Yes. It's fine. That's Yeah. clear. It was my mistake. Okay. Yeah, no, actually you might be thinking about pairwise independence and mutually independence. Yes, that is connected. Okay, Yeah. that's great. So this is disjoint actually. So in the independence case, theorem reverse. So when we'll write there, so pairwise independence will not imply mutually independence. There mutually independent will imply pairwise independence. So we are talking about disjoint. Okay, so let's come to, this was the axiomatic definition. Okay, now let's come to independence event, है ना, independent event like you were talking. So अभी मैं just terminology define कर रहा हूँ. So we are just defining different terms, है ना, terminologies. So independent events. So अभी 2 की बात करते हैं. Let's talk about 2 event. So 2 events, E1 and E2 are independent if and only if. So what do you know definition of independent events? Probability of E1 intersection E2 is equals to probability of E1 dot E2. ये हो जाएगा. Yes, sir. So ये सिंपल डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस का. अच्छा, यहां पे हमारे पास 2 तरह की चीजें हैं. वी हैव पेयर वाइज इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस. सो सी, सो इफ आई डिफाइन, सो pairwise independent and I will define mutually independent, है ना. So again only independent if somewhere it is written events are independent.
So independent means mutually independence unless stated otherwise. Okay, so so we have n events, let's say E1 E2 and we can count. So अभी n के लिए लिखता हूँ. Suppose we have n events and they are pairwise independent if and only if. So we have n events and we say it is pairwise independent if and only if. क्या आएगा बताइए? Probability of E1 intersection E2 intersection E3 dot dot En is equals to probability of E1 dot probability of E2 dot dot probability of En. नहीं, ये तो मैं पेयर वाइज पूछ रहा हूँ. पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज पेयर नॉट टू एट अ टाइम. Probability of EI intersection probability of EJ equal to probability of EI dot probability of EJ. Yeah, so probability of EI EJ, they will be equal for all I different than J. So these are pairwise independent. Pair means I choose n sets here. E1, E2, En are n sets. You choose any two at a time. Then probability of intersection will be equal to probability of E1 into probability of E2. So this is the definition of pairwise independent. What about mutually independent? Okay, let me write here. So mutually independent events. So again I'm saying just independent events means mutually independent. So if you find written there independent event, so independent events means mutually independent actually. So independent events means mutually independent. So how would we define? So let's say E1, E2 and so on En are mutually independent if and only if. So I'm taking n set at a time, मतलब n sets, they are mutually independent or they are just independent if and only if. क्या definition आएगा यहाँ पे? जो पहले बोला था वही वाला. हाँ, तो वो सिर्फ एक कंडीशन, यहाँ पे डेफिनेशन बदल जाएगा. हाँ, तो जो आपने बोला था वो सही था, सो दैट वाज फाइन. लेकिन इसके डेफिनेशंस में देयर आर मेनी टर्म्स. सो फर्स्ट थिंग दे से, देखो डेफिनेशन बदल जाएगा यहाँ पे. सो इन केस ऑफ म्यूचुअल डिसजॉइंट हम लोग जस्ट ये देख रहे थे कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन En एम्प्टी सेट के इक्वल था. अभी हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन अलग है. डेफिनेशन क्या है? सो दे आर सेइंग यू टेक टू सेट एट अ टाइम. ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है. सो दिस इज द डेफिनेशन. You take two set at a time. You take three set at a time. You take four sets at a time and so on. So intersection of any two will be equal to product of individual probabilities. Intersection of three events, probability will be equal to product of individual probabilities, and taken four at a time, five at a time, so on. The last condition is, and they are end conditions, and so all must satisfy. E1 intersection E2 intersection E3 and intersection En. So it will be equal to probability of E1, probability of E2 and probability of En. ठीक है? So taken 2 at a time, 3 at a time, 4 at a time, 5 at a time and all at a time. So probability of intersection
must be equal to individual probabilities, product of individual probabilities, whether you take 2 set at a time, 3 set at a time, 4 set at a time, or all at a time. All condition must be satisfied. This is the definition of mutually independent events. ठीक है. एंड विच वन विल इम्प्लाई, देखो सॉरी यहाँ पे क्या है, ये जो कंडीशन है इट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना. पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए था, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सारे और एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए. तो मतलब क्या होगा, ओनली दिस इज नॉट इनफ. सो मतलब ये है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट विल नॉट इम्प्लाई म्यूचुअल इंडिपेंडेंट. But if events are mutually independent, means all conditions are satisfied, so obviously it will be pairwise independent. So see the difference of definition. This is definition of pairwise independence, and this is an mutually independent. There are many conditions. So here theorem is कि mutually independent events are, so mutually independent events are pairwise independent, pairwise independent, but converse may not be true, है ना. converse is not true, converse is not true. So pairwise independent may not be mutually independent. For example, so let's take one example, or just I'm writing one question, it will be example also. So we have omega as, let's say 1 2 3 4. Okay, E1 I take 1 2, E2 I take 2 3, and E3 is 3 comma 1. Let's say similar. And now the question is, so E1, E2, E3 are option A pairwise but not mutually independent. The second condition option is mutually but not pairwise independent. C, both pairwise and mutually independent. And the next one is neither बताइए जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. डी. कुछ भी नहीं है. ओके बी. चलिए ट्राई करता हूं मैं, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा तो क्या है, 1 2 2 3 3 1 लिया मैंने, है ना. सो अच्छा देखो, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है, लाइक जैसे मैंने ओमेगा सिंपली लिख दिया 1 2 3 4, और अगर कुछ नहीं बोला गया सो वी विल अज्यूम दे आर इक्वली लाइकली. ठीक है ना. अगर इस तरह से ओमेगा दे रखा है, इफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग मींस वी विल अज्यूम इट, लाइक कॉइन को टॉस किया, अगर नहीं बताया कि वो फेयर कॉइन है अनफेयर कॉइन है, तो आई वी विल अज्यूम इट इज फेयर कॉइन.
अनफेयर होगा तो बताएगा क्वेश्चन में कि इट इज अनफेयर कॉइन विथ हेड प्रोबेबिलिटी 1/3 टेल प्रोबेबिलिटी 2/3 लाइक दिस, ठीक है। सो चलिए इसको ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो ओमेगा वी हैड 1 2 3 4, सो चलो यहीं से बताओ। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E1 में 2 एलिमेंट है आउट ऑफ 4। सो भी क्लासिकली यूज करते हैं। एक्सोमेट्रिक क्या कहता है? 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4, 2 पे 1 आउट ऑफ 4, तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है ये। सो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? E1 इज 2 आउट ऑफ 4, इट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना। यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा इज फाइनाइट सेट एंड ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। सो E2 कितना आएगा? 2/4 1/2। E3 कितना आएगा? 2/4 1/2। So what is probability of E1 intersection E2? What is probability of E2 intersection E3? And what is probability of E1 intersection E3? And what is probability of E1 intersection E2 intersection E3? क्या आएगा? देख के बताओ। So E1 E2 में क्या कॉमन है? One element is common 2. And what is the probability of outcome 2? यहाँ पे सैंपल में 4 एलिमेंट है, तो ये हो गया 1/4 1/4 1/4। एंड व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3? ऑल 3 में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है? नथिंग। तीनों में है ना, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हो गया, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड दिस इज 0। ओके है। नाउ कैन आई राइट दिस इक्वल टू E1 into E2? Can I write this is probability E2 into E3 and the probability of E1 into E3, and can I write this? आपको बताना है yes or no में। तो probability of E1, probability of E2, probability of E3। तो ये तो ओके है ना, दिस इज ओके, दिस इज ओके। ये वाला गलत है क्योंकि ये 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 हो जाएगी। दिस वाज 1/2 into 1/2 1/4, 1/2 into 1/2 1/4, 1/2 into 1/2 1/4, और यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/8, 0 तो नहीं है। तो अब देख के बताओ क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है? पेयर वाइज डिसजॉइंट के लिए 3 कंडीशन थी बस। इट इज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द पेयर वाइज नॉट डिसजॉइंट, सॉरी, it is only requirement for the pairwise independence. So pairwise independent होने के लिए 3 ही कंडीशन यहाँ पे था, क्योंकि 3 सेट था, तो टेकन 2 at a time। अब ध्यान दो, डेफिनेशन देखो, यू रीड डेफिनेशन। ये था म्यूचुअल के लिए, तो म्यूचुअल के लिए जैसे मेरे पास अभी 3 इवेंट है, तो टेकन 2 at a time एंड टेकन 3 at a time, और आगे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पेयर वाइज जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? पेयर वाइज में you take all combination of 2 events, so E1 E2 E2 E3 E3 E1, so क्या आएगा? so फाइनल आंसर बताइए आप लोग, what do you think? so E1 E2 E3 are what? अब क्या ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको? तो यहां से मैं लिख देता हूं, so ऑप्शन ए था। हाँ, E1 E2 E3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना, बट नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट। सर इंडिपेंडेंट। हाँ, इज इट फाइन? कुछ कह रहे? ठीक है भाई। सर क्वेश्चन में है ना म्यूचुअली डिसजॉइंट और पेयर वाइज डिसजॉइंट ऐसा दिया हुआ होता है क्या? नहीं नहीं, अच्छा मैंने गलत लिख दिया। अच्छा एक मिनट, ये इंडिपेंडेंस की, अच्छा आप यही कह रहे थे क्या? एक तो दिमाग में ना डिसजॉइंट हो गया, वो इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ, ये मैंने गलती से लिख दिया मैंने ये। तो इंडिपेंडेंस हम बात कर रहे हैं, नॉट डिसजॉइंट, इंडिपेंडेंस नॉट डिसजॉइंट, वो गलती से मैंने डिसजॉइंट लिख दिया। हाँ, वो दिया होगा कि इंडिपेंडेंट चेक करना है या डिसजॉइंट चेक करना है, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। सो अभी के लिए हम लोग
इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट हो गया, इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। सो है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब देख लीजिए, सो ये पेयर वाइज है बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो यही थ्योरम कह रहा है, अगर म्यूचुअली होगा तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, इफ दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट it must be pairwise independent, but it is pairwise independent, it may not be mutually independent, like the one example we have. So this was the one example, ठीक है, so this was the one example. ओके जी, नाउ है ना, आप जैसे अभी मैंने जो टॉपिक बेसिक डिस्कस किया है, तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ, तो जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, सिग्मा फील्ड क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ये क्लासिकल डेफिनेशन ही यूज करना है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट बेस थ्योरम अगले क्लास में देखेंगे। ये वाला पार्ट मैंने बेसिकली अभी डिस्कस किया है बेसिक्स, जो ये टॉपिक एक्चुअली क्लास 11-12 में भी है, बीएससी में भी आपने पढ़े होंगे, एमएससी में भी पढ़ा होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी कोर्स में, है ना। और इससे क्वेश्चन आते हैं, बाकी असाइनमेंट अगर देखना हो तो देखिए CSIR नेट का यहाँ पे ना बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, है ना। जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए इसमें बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, बट नेट का हमने अलग से एक फोल्डर बना रखा था। सो उसके लिए क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, है ना। इसमें इतने हैं कि अभी मैं PYQ बैच हमने जस्ट चलाए थे कुछ दिन पहले ना नेट का, तो इसमें हमने असाइनमेंट कुछ बनाए थे जो ग्रुप में शेयर भी किया था मैंने। सो जैसे 16 to 19 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग मैं वो कर दूँ, जैसे ये सब क्वेश्चन है। सो दे आर बेसिक, ये बेस थ्योरम का है जो अभी कल डिस्कस करेंगे ना, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन जैसे है, यहाँ पे ये बेसिक उसका क्वेश्चन है आपका, इवेंट जो अभी डिस्कस कर रहे थे इवेंट का क्वेश्चन है ना। इसमें टोटल आपका 2016 से 13 तक के क्वेश्चन 13-16 वाले हैं। सो ये जैसे बेसिक इवेंट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन हैं ये सब। ये भी आपका, ये तो पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है। सो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है PDF। सो ये सब आप ट्राई कीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं यू कैन ट्राई, नहीं भी पढ़ते हैं स्टिल यू ट्राई, क्योंकि ऐसा कोई होगा ना तो कुछ नहीं आता होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, थ्योरी आपको आती हो नहीं आती हो, यू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप सॉल्व कर लोगे। जब नहीं सॉल्व होगा देन यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट एबल टू सॉल्व, देन उससे पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है जी राहुल? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट ड्राइव में है, यू कैन रिसर्च इट। हम क्लास में एंड में डिस्कस करेंगे, मैं टॉपिक करा दूंगा तो हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस, है ना। ये तो बेसिक वो सब क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है ना रैंडम वेरिएबल का है। एक बार पूरे टॉपिक करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन कराना आसान रहेगा ना। देन विल डिस्कस टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जैसे जैम का करवाते हैं, PYQ टॉपिक वाइज ईयर वाइज दोनों, गेट का भी कराते हैं, नेट में भी ऐसे ही कराएंगे सॉल्व। सो तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, 100 टिकट्स आर मार्क्ड, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो देखना पड़ेगा अभी जो है ना कि उसमें क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे इस तरह के, सो दैट यू कैन सॉल्व। ठीक है, अगले क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ कल। तो अभी यही शेड्यूल रखेंगे हम, और ठीक है ना, ये मल्टीवेरिएट का ये सब क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करोगे तो समझ आएगा। बाकी डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे। जैसे आज जो मैंने कराए हैं ना, ये क्लासिकल डेफिनेशन पे है, देखो सॉरी क्लासिकल करूँ एक्सोमेटिक डेफिनेशन पे है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, सो इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, तो ये जो है
दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक वर्ड रह गया, सो मैंने वो नहीं लिखा है, प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना। देखो इन्होंने डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी स्पेस, सो मैंने अभी सैंपल स्पेस लिखा था ना। सो यहाँ एक वर्ड क्या है, देयर इज अ वर्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो हमने क्या लिखे थे कि लाइक ऐसा है, लेट ओमेगा बी सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment, ठीक, G be sigma filled and P be probability function, probability, ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। तो ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, G सिग्मा फील्ड है, P प्रोबेबिलिटी है। देन हमने अभी लिखा था कि दिस पेयर ऑर्डर्ड पेयर ओमेगा कॉमा जी इज सैंपल स्पेस एंड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ओमेगा जी एंड पी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस, दिस इज डेफिनेशन, ओके। So this order pair is called sample space and this ordered triplet omega g, omega set of all possible outcome, G sigma field and P is the probability measure, probability function. This triplet is called probability space, okay. ये है, यहाँ पे जैसे यूज किया ना वर्ड, so what they have used कि let omega f p be the probability space, ठीक है। so ये वर्ड यूज किया है probability space, so this be the probability space and let A be an event, so event means it belong to sigma field, यहाँ sigma field को F से डिनोट किया है, मैंने क्लास में G से डिनोट किया है, यहाँ पे इन्होंने F से डिनोट किया है। so in which of the following cases does Q define probability measure on this, so just आपको axiomatic definitions के जो conditions है that you need to verify, so this question is based on axiomatic definition of probabilities। axiomatic definition में 3 condition था कि probability of E should be more than equal to 0 for all E belongs to sigma field। second condition was कि ओमेगा की probability 1 होनी चाहिए। third condition था कि E1, E2, E3 and so on they are, है ना, उसको बोलते हैं countable additivity condition, है ना। so like if they are pairwise disjoint then probability of union is equal to sum of their probabilities, so वो चेक करना होगा आपको। तो you just need to verify कि इनमें से जो Q है, जो फंक्शन है, कि which option will satisfy axiomatic definition of probability, that will be the correct option। so ये हिंट के साथ मैं क्लास अभी स्टॉप करता हूँ बिकॉज अभी गेट बैच का टाइम है। so those who want you can attend gate batch classes also, if you don't want you may not leave, है ना। the thing is you only focus on what you want to learn, the thing you know already you may ignore, है ना। it's not like सब कुछ आपको करना ही है, जो चीजें आपको आती है you ignore those things, you focus on problem solving, mock test, PYQ solution, so solve PYQ, give mock test, solve assignments, है ना। if you don't know theories then focus on theory, if you know theory then you can ignore the classes, theoretical classes। if you know already, if you want to revise then you can attend, है ना। so you have freedom, you want, if you want you can attend jam classes, gate classes, net classes, but those things you know you may ignore, okay। चलिए अभी के लिए हम ये बैच स्टॉप करेंगे, अभी गेट की क्लास स्टार्ट होगी। तो गेट में हम लोग लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, वही कंटिन्यू करेंगे इस बैच में। नेट वाले बैच में लीनियर अलजेब्रा अलग से कराऊंगा, एनालिसिस भी अलग से लाइव में कराऊंगा। जिनको रिकॉर्डेड से कवर करना है ऑलरेडी यू हैव एक्सेस, यू कैन डू दैट। द थिंग इज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू क्वालिफाई एग्जाम। सो आपको देखना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। यू डू ऑल दिस थिंग तभी क्वालिफाई होगा। किसी को ब्लेम करने से, टीचर को ब्लेम करने से या किसी को ब्लेम करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। सो थिंग इज यू फोकस ऑन व्हाट इज नीडेड, ओके। सो थैंक यू।